नेक्स्ट आर्टिकल पे आता है रेंज ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब एक कोई फंक्शन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको log 2x एक फंक्शन है, x के जगह अगर आप इसको पुट कर दोगे तो वो एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है देखो। सबसे पहले जो अंदर का चीज़ होता है ना उसका हम रेंज निकालते हैं। ठीक है, जो इस केस में क्या होगा, जैसे आप अगर देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाओ तो ऐसा ग्राफ बनता है, एक रूट 0 होता है और एक रूट 4 रहेगा, तो ये 4। तो आप देखो डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन के हिसाब से तो डोमेन इसका वही होगा ना जिसके लिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो आप देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 किन किन x के लिए, तो आप देखोगे 0 से 4 के बीच में है, तो डोमेन इसका 0 से 4 हो जाएगा। मतलब आप x 0 से 4 के अलावा कुछ रख नहीं सकते। अच्छा, अब तुम देखो 0 से 4 में तुम इसका ग्राफ देखो तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आएगा। ठीक है, जो कि आपका 4 होगा। तो आप देखो log 2 जो है उसके अंदर जो भी है उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 4 वेरी कर रहा है ना। मतलब मान लो मैं इसको t बोल दूँ, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t बोल दूँ तो y आपके पास log 2 और ये t हो जाएगा, और t आपका 0 से 4 में है। तो अगर t 0 से 4 में तो y कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जब t 0 होगा तब y माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और t जब 4 हो जाएगा तब ये 2 को टेंड करेगा। तो y आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल में इन्होंने क्या दे रखा है देखो। अगेन आप ये पूरे आर्ग्यूमेंट को t बोल दो, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2 को आप t बोल दो। अब t का आप रेंज निकाल लो, है ना। तो अब t का रेंज निकालो, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ये लाया कर रहा है -√2 से √2 में। उसमें मान लो 3 प्लस √2 आप जोड़ रहे हो, इसमें 3 प्लस √2 आपने जोड़ दिया, तो जो न्यूमरेटर पार्ट है न्यूमरेटर वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वो 2√2 से 4√2 के बीच में हो जाएगा। और आप जब इसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो आप इसको भी डिवाइड कर दो। तो एक तरह से जो t है ना, t आपका 2 से 4 के बीच में है। अब आप log 2 में रख रहे हो, तो log 2 में जब आप t रखोगे तो ये चीज़ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो ये चीज़ 1 से 2 वेरी करेगा ना। तो ये आपका इसका रेंज हो जाएगा 1 से 2 विद इन क्लोज ब्रैकेट। ये आपका आंसर है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, आप उसमें फॉर्मूला लगा देते थे या जो भी करते थे। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था कि जैसे ऊपर 2 सवाल किए, इसका रेंज निकाल दिया, log 2 में रख दिया। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा, जो अगला सवाल है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका डोमेन के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। आप देखो साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 होता है। ठीक है, अब कॉस में जब -1 से 1 कोई भी इनपुट जाएगा, कॉस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें तो चलती है, तो इस हिसाब से x बिलोंग टू r आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखो, साइन ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होता है। आप अगर कॉस एक्स को -1 से 1 रखोगे ना, तो क्योंकि ये साइन फंक्शन के अंदर है, -1 से 0 सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जब कॉस एक्स -1 से 0 के बीच में हुआ तब साइन के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी चली गई। साइन के अंदर नेगेटिव मतलब पूरा चीज़ नेगेटिव, तो अंडर रूट में नेगेटिव तो चलता नहीं है। मतलब फेवरेबल कंडीशन ये है जब कॉस एक्स आपका ये हो 0 से 1 के बीच में। ठीक है,
अब आप देख लो 0 से 1 के बीच में cos x कब कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना x बिलोंग टू -π/2 से π/2 हो गया। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। इसको जनरलाइज करना है तो आप इसमें 2n π जोड़ दो, है ना। तो ये डोमेन हो गया फंक्शन का फाइनली। ठीक है, डोमेन सिंपली क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप अब देख लो डोमेन को अगर आप ऐसे लिखोगे तो डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये -π/2 से π/2 है ना। यूनियन 3π/2 से 5π/2, है ना। यूनियन मतलब सारे वो एंगल्स जो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो जब इसका डोमेन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो मैं अगर इस फंक्शन का जो पूरा फंक्शन है उसका एनालिसिस अगर मैं -π/2 से π/2 में ही कर दूं तो वैसा ही ग्राफ तो बाकी सारे डोमेन के इंटरवल्स में बनेगा ना, क्योंकि सेम ही तो इंटरवल है फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप -π/2 से π/2 में इस ग्राफ का पूरा एनालिसिस कर लो। ठीक है, -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो आपके पास ये है टास्क कि -π/2 से π/2 में आपको ग्राफ देखना है इसका। ठीक है, अच्छा अभी मुझे पता नहीं है कि ग्राफ कैसा बनेगा -π/2 से π/2 में, तो अब मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका। तो f' अगर मैं निकालूँ इसका तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये हो गया। अब साइन, अब इस पे चेन रूल लगा दो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ, ये कॉस x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो साइन x हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन x बट विथ अ नेगेटिव साइन। ये डेरिवेटिव हो गया प्लस ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इस पे चेन रूल लगाओ, कॉस का होता है साइन ऑफ साइन एक्स बट विथ अ नेगेटिव साइन, है ना। तो नेगेटिव मैं यहाँ कर देता हूँ, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, अब हमें चेक करना है डेरिवेटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव है कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि उससे डिसाइड होता है ग्राफ कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है और कहाँ मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है ना, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लो। तो x बिलोंग टू 0 से π/2 देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो 0 से π/2 में देखो कॉस जो है 0 से π/2 में 0 से 1 लाए करेगा ये चीज़ कॉस एक्स। कॉस के अंदर 0 से 1 इनपुट, तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी, साइन एक्स पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव साइन है। तो ये पूरी चीज़ ना, ये पूरी चीज़, ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब आप दूसरे साइड आ जाओ। ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, है ना, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव है ये भी नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ ना f' इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से π/2, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x इन 0 से π/2। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो y बोल दिया f(x) को, dy/dx हमारे पास नेगेटिव आया। dy/dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, ये नेगेटिव दे रखा है आपको। अब चेंज इन x क्या होता है, आप मान लो राइट के तरफ जा रहे हो तो चेंज इन x, आप x को बढ़ा रहे हो मतलब फाइनल x बड़ा होगा इनिशियल x से, तो चेंज इन x क्या है, ये चीज़ तो पॉजिटिव हो गई। क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है ये चीज़ नेगेटिव होना पड़ेगा इसको। चेंज इन y को नेगेटिव होना पड़ेगा, चेंज इन y नेगेटिव मतलब y घट रहा है, क्योंकि y फाइनल कम होगा तभी तो। देखो चेंज इन y इज़ y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो y फाइनल को छोटा होना पड़ेगा y इनिशियल से। तो आप जैसे जैसे x बढ़ाओगे y कम होता रहेगा, तभी तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा।
तो इससे आप कह सकते हो कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग आएगा। अच्छा, हमने देख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका देख लेता हूँ। अब ध्यान रहे ज़ीरो पे ना डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो आप अभी इसको देख लो, तो एफ डैश एक्स, अब मुझे देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, देखते हैं। देखो -π/2 से ज़ीरो कुछ भी डालोगे कॉस के अंदर तो वो एक पॉजिटिव आउटपुट क्रिएट करेगा। अब ये पॉजिटिव तो ये चीज़ पॉजिटिव, ठीक है। कॉस ऑफ कॉस एक्स इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई, है ना। ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई, है ना, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब तुम देखो साइन ऑफ साइन एक्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि साइन एक्स जो है -π/2 से ज़ीरो में नेगेटिव है, तो साइन के अंदर कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और cos x तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये पूरी चीज़ ही पॉजिटिव आ गई ना। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इन -π/2 से ज़ीरो। मतलब मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स इन -π/2 से ज़ीरो, ठीक है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन x पॉजिटिव तो चेंज इन y भी पॉजिटिव, है ना। मतलब y फाइनल बढ़ा रहा होगा y इनिशियल से, जैसे जैसे x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा। तो आप अब इसका ग्राफ बना दो, है ना। फंक्शन बेसिकली है क्या, √sin ऑफ cos x, यही है ना, हाँ, प्लस √cos ऑफ sin x, ठीक है। अभी इसको देखने का ना एक और तरीका है, ये भी बता देता हूँ। 0 से π/2 में तुमने एनालिसिस कर लिया ना इसका, तो आपको मिल गया ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर आपको ऑड इवन फंक्शन का आइडिया है ना, तो आप अगर इसको ध्यान से देखो, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है कि x के जगह अगर आप -x रखो ना, तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन वैसा ही होता है। जब f(x) बराबर ये हो, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन में होता क्या है ना, जैसा ग्राफ इस तरफ बनता है x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे, उसी का मिरर इमेज यहाँ बनता है। तो आपने अगर 0 से π/2 में देख लिया ग्राफ कि डिक्रीजिंग है, मान लो ऐसा ग्राफ होता, तो -π/2 से ज़ीरो में सेम ग्राफ ऐसा ही बनता मिरर इमेज, जो इंक्रीजिंग, वही इंक्रीजिंग ही आया हम लोग का, ठीक है। तो अगर उसका आइडिया है तो आप वैसे भी देख सकते हो। खैर, मैं तो इसका ग्राफ बनाता हूँ अब, ठीक है। ये मान लो π/2 और ये -π/2, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखो एफ डैश इज नेगेटिव, डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में, तो 0 पे इसका वैल्यू देखो, 0 पे इसका वैल्यू होगा √sin 1, है ना, क्योंकि cos 0 1 होता है, +1। π/2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 रखो तो cos π/2 0, ये ख़त्म हो जाएगा, π/2 √cos 1, ये √cos 1 हो गया आपका। तो π/2 पे इसका वैल्यू √cos 1 अचीव हुआ है, और 0 पे तो ये था ही। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली आप देखोगे -π/2 भी रखोगे ना, तो आपको √cos 1 ही मिलेगा, और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली रेंज जो है आप कह सकते हो √cos 1 से 1 + √sin 1, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ √ln cos sin x, ठीक है। तो मैं फंक्शन ये दे रखा है। सबसे पहले आप डोमेन की बात करो, है ना। सबसे पहले डोमेन क्या होना चाहिए, जैसे अंडर के अंदर है ना ये ln, तो अंडर की कोई भी चीज़ जो होती है
वो पॉजिटिव या 0 के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना। अब देखो कॉस ऑफ समथिंग इज़ नेवर ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब मैं इसको अगर t बोल दूँ तो कॉस ऑफ t इज़ इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब t क्या क्या हो सकता है, t इज़ इक्वल टू 2n पाई, है ना। कॉस t 1 कब होता है, 2n पाई पे होता है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स कैन बी 0 या 2 पाई या 4 पाई। अब तुम खुद सोचो, 2 पाई तो कभी हो नहीं सकता साइन एक्स, ना ही 4 पाई हो सकता है, सिर्फ 0 हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स इज इक्वल टू n पाई पे, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन आया ना वो आया x इज इक्वल टू n पाई, है ना। तो जो डोमेन है फंक्शन का वो बेसिकली आपके पास है माइनस पाई 0, है ना, पाई 2 पाई ऐसा जाता जाएगा। अब तुम डोमेन का कोई भी एलिमेंट यहाँ रखोगे तो साइन एक्स देखो 0 बन जाएगा। तो बेसिकली ये लिखा है ln कॉस ऑफ 0 लिखा है ये, और ln कॉस 0 कितना होता है, मतलब ये 1 हो जाएगा कॉस 0। तो ln 1 का अंडर रूट इन्होंने पूछा है, तो ये तो सिंपली 0 होता है। तो इसका रेंज एक सिंगलटन सेट आ जाएगा जो कि 0 है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं हम, देखो कॉस के अंदर साइन जा रहा है ना, तुम देखो ln के अंदर का जो आर्गुमेंट है ये जो है -1 से 1 कुछ जा रहा है ना। अब -1 से 1 जा रहा है कॉस, तो -1 से 1 में कॉस जो है, कॉस कहाँ से कहाँ लाया करता है -1 से 1 में। अगर तुम कॉस का ग्राफ देख लो ऐसा होता है, -1 कहीं यहाँ रहा होगा, 1 कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो ये इतना लाया करता है ना, और ln के अंदर ये इनपुट जा रहा है, ठीक है। जैसे 1 इज़ नियरली 60 डिग्री 1 रेडियन, है ना। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स करके भी देखूं तो ln के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो इतना जा रहा है, मतलब cos 60 से लेके cos 0 तक। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ से 1 जा रहा है ln के अंदर। अब तुम ln का ग्राफ देखो, ये 1 होता है, 1,0 होता है, ठीक है। और उसने बोला हाफ, तो ln ये सारी वैल्यू ले रहा है। अब क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है ना, ये इतना नेगेटिव वैल्यू जो है, देखो ये मान लो हाफ है ना, हाफ से 1 ln के अंदर जा रहा है, तो देखो नेगेटिव चीज़ें जा रही है ln के अंदर, है ना। मतलब ln के अंदर हाफ से 1 जा रहा है, तो इस पूरे का आउटपुट ln का नेगेटिव चला जाएगा, और अंडर रूट में तो नेगेटिव क्वांटिटीज़ डिफाइंड नहीं होती, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे x आएंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक सिंगलटन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ f(x) दे रखा है ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं x² + e अपॉन x² + 1, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² + 1 + e - 1 अपॉन x² + 1। इसको आप लिख सकते हैं 1 + e - 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। अब x² जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, ये इक्वल टू 0 भी होता है, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये 1 से बड़ा हो गया। इसका रेसिप्रोकल अगर कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें e - 1 मल्टीप्लाई कर दो तो e - 1 बन जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये जो है ऐसा हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये 0 से भी बड़ा होगा, है ना। जैसे मैंने शुरुआत कहाँ से किया था कि x² ऐसा होना चाहिए ना, तो आप जब इसका मतलब इसमें 1 ऐड करके रेसिप्रोकल कर दो जैसे ये, तो 1 + x² ऐसा होता है। अब जब रेसिप्रोकल करोगे
तो आपके पास ऐसा आएगा, है ना। तो वही है, और इसमें e-1 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली इसको भूल जाओ जो यहाँ किया। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो ln के अंदर का जो इनपुट है वो 1 से e जा रहा है, ठीक है। अब ln के अंदर कुछ भी इनपुट है मान लो, ठीक है, जो कि 1 से e जा रहा है, तो पूरा ln कहाँ से जाएगा, तो ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ 0 से 1 जाएगी ना, 0 से 1 जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इस पूरे चीज़ को t बोल दूँ ln का, तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ g ऑफ t इज इक्वल टू अंडर रूट साइन टी प्लस अंडर रूट कॉस टी, ठीक है। और हमें पता है कि t जो है 0 से 1 लाई कर रहा है, 0 से 1 लाई कर रहा है। अब आप इसी फंक्शन का एनालिसिस कर लो 0 से 1 में, है ना। एक तरीके से नया प्रॉब्लम बन गया, है ना। अब वही आपको यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा जो हमने पिछले सवाल में किया था, है ना, पिछले के पिछले में। तो अब आप इस सवाल पे आ जाओ, ठीक है। तो जी डैश टी क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव साइन टी होता है विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। जी डैश टी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कॉस का पावर 3/2t माइनस साइन का पावर 3/2t अपॉन 2 अंडर रूट साइन टी कॉस टी आ जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आपको 0 से 1 में, है ना, 0 से 1 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 से 1 में आपको चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ नेगेटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। उस हिसाब से हम कमेंट कर पाएंगे कहाँ कहाँ ये डिक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है। तो 0 से 1 में ना आप साइन और कॉस का ग्राफ देखो एक बार को। ये मान लो साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। ये मान लो π/2 है, 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, और ये π/4 होगा, π/4 सॉरी। तुम देखो ये साइन है और ये कॉस है, कॉस टी बड़ा होता है साइन टी से, फॉर ऑल टी इन 0 से π/4, है ना। तो मैं कह सकता हूँ जब 3/2 पावर लगा दोगे तो तब भी ये चीज़ तो पॉजिटिव आएगी, मतलब जी डैश टी इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल टी इन 0 से π/4। और ध्यान रहे π/4 पे जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है, तो या तो वहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, वो हम देख लेंगे। सिमिलरली तुम देखो जी डैश टी नेगेटिव होगा फॉर ऑल टी इन π/4 से 1, है ना। π/4 से 1 में देखो साइन का ग्राफ ऊपर चला गया, कॉस का इधर, तो ये चीज़ नेगेटिव हो गई ना। यहाँ से कह सकता हूँ जी डैश टी इंक्रीजिंग इन टी बिलोंग टू 0 से π/4, ठीक है। यहाँ से कह सकता हूँ जी टी इज़ डिक्रीजिंग इन टी बिलोंग टू π/4 से 1 सॉरी। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, है ना। वो जी टी क्या दे रखा है, अंडर रूट साइन टी प्लस अंडर रूट कॉस टी, ठीक है। तो अब 0 पे इसका वैल्यू देखो, 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 0 पे हॉलो आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि टी देखो ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा और कब तक बढ़ता रहेगा, π/4 तक। तो π/4 अगर मैं यहाँ मान लूँ तो π/4 पे इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 1/√2 का रूट और 1/√2 का रूट, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, तो 2 का पावर 3/4 हो गया,
है ना। तो 2⁴ मान लो कहीं यहाँ है, ठीक है। तो π/4 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐसा जाएगा, टच कर गया। अब डेरिवेटिव यहाँ 0 हो जाएगा और घटने भी लग गया है ग्राफ, तो ये मान लो घटना चालू हो गया, 1 पे यहाँ चला गया, ठीक है। और 1 पे आपका वैल्यू कितना है, √sin1 प्लस √cos1। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो 2⁴ है, तो जो y मैक्स है वो 2⁴ है ना। y मैक्स, इसको y ही तो बोले थे, कहाँ गया ये चीज़, fx मतलब, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2⁴ है, y मिनिमम हमें पता करना है। अब या तो 1 पे होगा या 0 पे होगा, है ना। हमें पता नहीं है ना 1 बड़ा है या sin1 प्लस cos1 का √ बड़ा है ना। तो हमें फाइंड करना है 1 बड़ा है या √sin1 प्लस √cos1, ठीक है। अच्छा तुम देखो sin² 1 जो होता है ना, जैसे तुमको अगर आइडिया हो, x² का ग्राफ ऐसा जाता है और √x का ग्राफ ऐसा जाता है। ये √x का ग्राफ होता है, ठीक है, और ये x का ग्राफ होता, x² का ग्राफ होता है ना। और ये पॉइंट होता है 1,1। तो जब भी x जो है 0 से 1 होता है ना, फॉर ऑल x इन 0 से 1, ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लो, 0 से 1, √x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x²। तो मैं कह सकता हूँ √sin1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin² 1, है ना। और √cos1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos² 1। दोनों को जोड़ दो, है ना, जोड़ दो। तो √sin1 प्लस √cos1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 रही होगी। तो y मिनिमम 1 आ गया आपके पास। तो जो रेंज है, रेंज आप कह सकते हो 1 से 2⁴, ठीक है। 1 देखो अचीव नहीं होगा क्योंकि हॉलो है, ठीक है, 1 पे ओपन आएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, फाइंड रेंज ऑफ fx sin ln, जो भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डोमेन का बात कर लो। तो डोमेन में जो √ के अंदर की चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x यहाँ से मेरे पास -2 से 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ln के अंदर की चीज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है, √ तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 - x को आप पॉजिटिव कर दो, तो x < 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन ले लो तो x बिलोंग टू -2 से 1 आपके पास डोमेन आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्योंकि ln के अंदर की चीज़ है ना, ये 0 कभी नहीं हो सकती, इसलिए आप -2 को भी रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो फाइनली डोमेन जो है आपका वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, -2 से 1 विद इन ओपन ब्रैकेट्स, है ना। ठीक है, अब आपको इसमें एनालिसिस करना है इसका ln ऑफ √4 - x² अपॉन 1 - x। देखो अब ये चीज़ ना कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे आपको कभी भी इसका पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, कंटिन्यूस कैसे बोल सकते हो आप इसको देख के ही ऐसे बोल सकते हो कि ये इंटरवल हमने निकाला। अब इस इंटरवल में देखो ये फंक्शन, क्या कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो या डिफाइन ना हो? ऐसा कोई इंटरवल है? ऐसा कोई एक्स है? नहीं, है ना। ऐसा कोई एक्स नहीं है जहाँ पे ये -इन्फिनिटी को जा रहा हो या +इन्फिनिटी को जा रहा हो। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। हालांकि जब तुम लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी पढ़ोगे तो उसमें तुमको और आइडिया हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। अब हम इसका रेंज देखते हैं, ठीक है। तो रेंज आप इसका देखो, तो ये जो है इतना तो क्लियर है कि ये चीज़ जो है हमेशा पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो है ये,
है ना, क्योंकि ln की चीज़ है। तो आप सबसे पहले इसमें -2 रख दो। -2 अगर आपने रखा तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब 4 - x² अपॉन 1 - x जो है वो 0 से चालू होगा। ठीक है, ओपन क्यों नहीं आया क्योंकि आप -2 एग्जैक्ट -2 नहीं रख रहे हैं, -2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रख रहे हो। ठीक है, लिमिट ले रहे हो -2 प्लस का, है ना, ऐसा ले रहे हो -2 प्लस, ऐसा लिमिट में समझ जाओगे क्या है ये। तो ये 0 से चालू होगा और आपने 1 इसमें डाला ना, लिमिट 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू, 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू डालोगे तो ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा, 0.00000001, बहुत सारे ज़ीरो आएंगे 1, और ये तकरीबन √3 हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। अब ln के अंदर की चीज़ 0 से इन्फिनिटी जा रही है, ln का ग्राफ आपको पता है, तो 0 से इन्फिनिटी में देखोगे ln का ग्राफ तो वो तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब जो साइन के अंदर का इनपुट है ना वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है ना। जैसे fx है ना ये, तो fx को मैं sin t बोल देता हूँ, वेयर t इज़ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, या इसको r भी बोल सकते हो। तो इसका तो फिर रेंज -1 से 1 हो गया ना, तो ये आपका आंसर है -1 से 1। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। y = अंडर रूट में ये दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखो tan के अंदर की चीज़, πx² अपॉन 4 + x का पावर 4 ये दे रखा है ना। अब आप जो tan के अंदर है ना उसको देखते हैं, हम थोड़ा इसको देखते हैं। x² से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, बेसिकली इसका रेंज निकाल रहे हैं। तो ये आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो, 4/x² + x²। अब देखो x² + 4/x² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इसका gm, जो कि ये होगा। तो x² + 4/x² जो है हमेशा 4 या 4 से बड़ा है ना। तो 1/x² + 4/x² हमेशा ऐसा हो जाएगा। इसमें पाई मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब tan के अंदर जो चीज़ जा रहा है वो 0 से π/4 जा रहा है, और 0 से π/4 tan के अंदर गया, मतलब tan के अंदर कुछ भी इनपुट जा रहा है और ये जो इनपुट है वो 0 से π/4 जा रहा है। तो ये tan कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, tan ऑफ दिस थिंग विल लाइफ, मतलब इस tan का जो रेंज हो जाएगा वो 0 से 1 हो जाएगा, है ना, 0 से 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको t बोल दूँ, tan ऑफ दिस थिंग को पूरा t बोल दूँ, तो मेरे पास y क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 2024 इंटू टी, मतलब इंटू नहीं, उसका आर्गूमेंट में t, और t जो है जो हमने निकाला वो 0 से 1 है, 1 पे ये ओपन आ गया। ठीक है, अब आप log 2024 का ग्राफ देखो तो वो ग्राफ भी ऐसा ही आता है। ठीक है, ये t एक्सिस है, मान लो ये है log 2024 t, है ना। ये पॉइंट अगेन 1,0 होता है ना। मान लो हाफ, कहीं हाफ कह रहा हूँ, मान लो हाफ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 0 जो है 0 से 1 में देखना है आपको ग्राफ, मतलब आपको इतना सा ग्राफ देखना है। ठीक है, इतना ग्राफ देखना है। अब इतने ग्राफ में तुम देखो, ठीक है, इतने ग्राफ में देखो तुम, ये चीज़ नेगेटिव है ना, ये चीज़ देखो नेगेटिव है ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे हैं, और क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर की चीज़ है ये, तो नेगेटिव चीज़ तो लेगा नहीं कभी अंडर रूट। मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो जो आपके पास ये टी मिल रहे हैं, इसको डोमेन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ एक पॉइंट एक्सेप्ट होगा, जो कि है ये t = 1, है ना। तो इसका जब तुम डोमेन निकालोगे ना, तो डोमेन इसका t ऐसा आएगा 1।
तो आप इसमें 1 रख दो, तो 1 रख दोगे तो √0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज़ 0, है ना। तो इसको आप 0 बोल सकते हो सीधा, तो ये 0 लिखा है बस बेसिकली इन्होंने, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √x - 1 5 - x। ठीक है, सबसे पहले डोमेन का बात करो, तो x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 5 - x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा एंड x आपके पास लेस देन 5 आ जाएगा। तो x बेसिकली आपके पास 1 से 5 आ गया। ठीक है, ये आपका डोमेन है 1 से 5। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ x 1 से 5 है। ठीक है, इतना। अब आपको क्या करना है, जैसे y ये दे रखा है ना, इसमें आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें आप स्क्वायर कर लो, तो x - 1 प्लस 5 - x, ठीक है, प्लस √x - 1 5 - x 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने मिलेगा y इज़ इक्वल टू 4 + 2 √x - 1 और ये 5 - x। ठीक है, अब आपको अगर y मैक्सिमम चाहिए, मतलब आपको इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। मान लो ये 1 है एक रूट और एक रूट इसका 5 है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। लेकिन तुमको तो 1 से 5 में देखना है, तो तुमको इतना ग्राफ ही देखना है, 1 से 5 में ही देखना है ना। तो तुम देखो इसका मैक्सिमम 3 पे आएगा, है ना, इसके मिड पॉइंट पे, 5 और 1 के मिड पॉइंट पे 3 पे, तो 3 इसमें रख दो। तो अगर तुमको y मैक्स चाहिए ना, तो इसमें 3 रख दो, तो 4 + 2, ये 3 रख दोगे तो ये 2 बन जाएगा और ये 2 8 आ जाएगा, है ना। 3 रखोगे तो इसमें कितना आएगा, 2 × 3 रखो 2, हाँ ठीक है। तो y मैक्स आपके पास 8 आ गया और y मिनिमम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा जब ये पूरा चीज़ 0 हो जाए। तो इसका आप कह सकते हो y बिलोंग टू 4 से 8 हो जाएगा। हालांकि इसको याद भी कर सकते हो तुम कि कभी भी ऐसा दिया हो √ का, तो इसका मैक्सिमम जो होता है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वाड्रेटिक बनता है उसके रूट के बीच में लाया करता है। हालांकि रटने का ज़रूरत नहीं है, तो लॉजिकल भी है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देता हूँ कि इसमें स्क्वायरिंग हमने क्यों किया। ठीक है, हर जगह आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करने की आपके पास सुविधा थी क्योंकि आपको पता था y हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे मान लो y इज़ इक्वल टू fx कुछ दे रखा है कॉम्प्लेक्स, और हमें ये पता चल रहा है कि हम fx से डील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन f² x से बड़े अच्छे से डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन शर्त होना चाहिए कि आपको हमेशा पता रहे कि fx हमेशा नॉन नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि तुम्हें देखो, अगर तुमने ये इंश्योर कर लिया कि fx हमेशा नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो तुम अगर f² x का कुछ भी रेंज निकालोगे, मान लो α² से β², तो जब तुम √ लोगे ना इसका, तो तुम सिंपली कह सकते हो अल्फ़ा से बीटा हो, अल्फ़ा से बीटा रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपको ये चीज़ नहीं पता कि हमेशा पॉजिटिव है, तो मान लो किसी इंटरवल के लिए नेगेटिव है ना। अभी आपको बोला कि fx का रेंज निकालो, और fx का रेंज मान लो -5 से 4 है हमें, लेकिन ये पता नहीं है अभी। ठीक है, fx का कुछ रेंज होगा, जो रियल रेंज ये है ना, जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रहा है। लेकिन आपको, अगर आपको तो नहीं पता कि नेगेटिव है कि नहीं, तो आप अगर अंधाधुन ऐसे ही स्क्वायर कर दोगे ना, तो आप f² x का फिर आप रेंज निकालोगे, है ना। तो उसका जब रेंज आप निकालोगे ना सॉल्व करके, तो आपके पास f² x हमेशा 0 से 16 आएगा, और इसके बाद आप लिख दोगे कि fx जो होगा वो 0 से 4 हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है क्योंकि -5 से 4 हो रहा है। आप स्क्वायर करते हो ना, तो ये जो नेगेटिव चीज़ है ना, इसको आप उड़ा देते हो हमेशा। ठीक है, हालांकि f² x 0 से 16 नहीं, 0 से
25 आएगा आपके पास सॉल्व करके, ठीक है। तो स्क्वायरिंग आप तभी करो जब आपको पता हो कि जो f(x) है वो नॉन नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव होगा आप स्क्वायरिंग करोगे तो आप जो है y में जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको खुद कर लेना अब, है ना, पहले ऐसा ही सवाल है ये, ठीक है। इसको 10 2024 पावर को इसको तुम t मान लो, है ना, करना खुद से करना है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम आएगा वो कितने पे आएगा, 3 और 11 7 पे आएगा इसका मैक्सिमम, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 + 2 4, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, करना खुद करना। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, मतलब y फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप 4 का पावर y को लिख लो 2 - 2 पावर x, ठीक है। अब y को आप ऐसा लिख सकते हो log 4 2 - 2 पावर x, ठीक है। अब y आपको मिल गया, अब आप निकाल दो इसको, y मिल गया ना। अब डोमेन का बात कर लो इसका, तो डोमेन के लिए ये > 0 होना चाहिए था, 2 का पावर x <1 होना चाहिए था, तो x आपके पास -∞ से 1 आ गया, तो ये आपका डोमेन आ गया, ठीक है। अब डोमेन -∞ से 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 2 का पावर x -∞ से 1 में कहाँ लाया करता है, ऐसा होता है, देखो ना 2 पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये मान लो 2 है, मतलब 1 है ये, अगर तो 1 पे इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 0 से 2 ये लाया करेगा। अब आप इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ऐसा हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 2 - 2 पावर x आपके पास ऐसा आ गया 0 से 2। अब आप लॉग लगा दोगे, अगर log 4 लगा दोगे तो सिंपली आप कह सकते हो कि 2 - 2 पावर x जो है ये -∞ से हाफ हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, -∞ से हाफ, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, y = 2024 log 2 जो भी है, ठीक है। अब देखो sin x - cos x जो होता है वो -√2 से √2 लाया करता है, इसमें 3√2 जोड़ दो तो 3 + √2 + sin x - cos x, ठीक है, 2√2 से 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो सही कर रहा हूँ ना ये, √2, हाँ। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, 2 के पावर में लिख लो, तो जो भी चीज़ है ये 2 का पावर 3/2 है ना, और ये 2 + 1/2 5/2, 2 का पावर 5/2 है, ठीक है। अब इसको लॉग के अंदर तुम दे रहे हो, है ना, log 2 के अंदर ये पूरी चीज़ को अगर तुम रख दो तो ये 3/2 से 5/2 हो जाएगा, है ना। तो और इस पे आप फ्रैक्शनल पार्ट तुम कर रहे हो, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हो तुम, तो फ्रैक्शनल पार्ट तुम देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड आता है, ये हॉलो है, ठीक है, ये 2 और ये 3। अब तुमको 3/2 से 5/2 देखना है, ठीक है। तो 3/2 तुम देखो कहाँ लाया कर रहा है, 3/2 यहाँ लाया कर रहा है, 3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट तुम देखो हाफ आता है, तो ये इतना ग्राफ देखना है ये, ठीक है। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, 5/2 जा रहे हो, फिर तुमको इतना ग्राफ देखना है। तुम देखो 3/2 से 2 में अगर तुम गए तो हाफ के ऊपर के सारे y कवर हो गए, और 2 से 5/2 गए तो हाफ से सारे कम वाले कवर हो गए। तो जब तुम इस इंटरवल का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे ना तो आपको मिलेगा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये बिलोंग करेगा 0 से
हाफ के बीच, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आएगा, 0 से हाफ नहीं, 0 से 1, सॉरी 0 से 1 है ना, 1 पे ऑब्वियसली ओपन आएगा, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 3/2 से ऊपर गए, हाँ 0 से 1 ये आपका हो जाएगा। तो अब तुम देखो ये 2024 के पावर में तुम रख रहे हो 0 से 1, तो बेसिकली 0 से 1 अगर तुम 2024 के पावर में रख दिए तो ये बेसिकली 1 से 2024 ही तो लाया कर जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। y = √3 - x प्लस बॉक्स x, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी बॉक्स x जो होता है वो कभी भी x का फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कांस्टेंट के तरह बिहेव करता है। तो कभी भी आपको किसी भी सवाल में बॉक्स के अंदर कुछ फंक्शन दिया हो तो हमेशा आप वो इंटरवल चूज़ करो जिसके लिए ये बॉक्स x कांस्टेंट हो, है ना, और डेफिनेशन चेंज ना करे, ठीक है। जैसे x कहाँ पे डेफिनेशन चेंज करता है बॉक्स x, इंटीजर्स पे, तो आप इंटीजर पे इंटरवल ब्रेक करके चलो और इसको पीस वाइज डिफाइन कर लो। कहने का मतलब y ये होगा √3 - x -1 फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से 0, है ना। √3 - x होगा फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 1, और √3 - x प्लस 1 रहा होगा फॉर x बिलोंगिंग टू 1 से 2, ठीक है। और 2 पे इसका वैल्यू देख लो, 2 पे इसका वैल्यू 3 आएगा, x = 2। तो हमने जो फंक्शन है वो डिफाइन ही कर लिया हर इंटरवल के लिए, ठीक है। तो मैं एक्सिस अभी बना लेता हूँ इसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, और यहाँ -1 में बना देता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, नॉर्मली √3 - x का ग्राफ बनाता हूँ। तो आपको √-x का ग्राफ तो पता ही है, वो ऐसा जाता है ना। तो इसमें तो बस ओरिजिन को शिफ्ट किया है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये √3 - x का है, ठीक है। अब आप इंटरवल वाइज देख लो। सबसे पहले ये इंटरवल में देखता हूँ, √3 - x का ही ग्राफ बनाना है 0 से 1 में। तो 0 पे इसका वैल्यू कितना है, 0 पे आप देखोगे इसका वैल्यू √3 है, और 1 तक जा रहा है ना। तो 1 पे इसका वैल्यू क्या है, देखो 1 पे इसका वैल्यू अप्रॉक्स 1 रखना, एग्जैक्टली 1 मत रख देना, क्योंकि इस ब्रांच में 1 डोमेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हॉलो आएगा। ये पॉइंट आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। मैं रेड इंक से ये बना देता हूँ, ठीक है। ये पहली ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच को देख लो, √3 - x 1 से 2 में, ठीक है। तो 1 पे इसका वैल्यू देखो, 1 पे इसका वैल्यू कितना है, √2 + 1, है ना। पहले मैं एक्सिस को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो 1 पे वैल्यू देखो, √2 + 1 है ना। तो मैं यहाँ पे कहीं बना देता हूँ √2 + 1, ठीक है। और 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो 2 पे आप इसका वैल्यू चेक कर लो, तो कहीं यहाँ रहा होगा, और 2 पे हॉलो आएगा, ध्यान रहे। तो ये आपका ऐसे ग्राफ हो गया, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितना था, 3 था, तो 3 मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है इतना। अब आपने ये भी बना लिया। अब इसको देखो, इसमें क्या है, आपको √3 - x बनाना है, लेकिन एक यूनिट कम करके। मतलब ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इतना, उसको एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट आपने जो बनाया,
ये पॉइंट जो है √3 है, इसको 1 यूनिट नीचे ले आओ, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा और हॉलो आएगा, और -1 पे इसका वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। 1 मान लो कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है, ये 1 हो गया, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसको अब आप इरेज कर दो, तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना है वाई क्या क्या वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये 1 है ना, तो वाई क्या क्या ले रहा है, √3 - 1 से 1 जा रहा है, यूनियन ये क्या था, √2 से √3, यूनियन 2 से √2 + 1, है ना, ओपन और क्लोज का ध्यान रखना, यूनियन एलिमेंटल 3। तो आई गेस यही आंसर है, ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसको भी क्योंकि ये बॉक्स एक्स है तो आपको इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना, 0 से इन्फिनिटी में देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब एक्सिस बना लेता हूँ, है ना, और फंक्शन हमारे पास है e⁻x/1 + बॉक्स एक्स, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी में हमें देखना है, ठीक है, इतना। अच्छा, तो बॉक्स एक्स कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज करता है, इंटीजर्स पे। तो जब x 0 से 1 है तब फंक्शन मेरा क्या है, e⁻x/1, है ना, क्योंकि बॉक्स एक्स तो 0 हो जाएगा। तो e⁻x जो ऐसा जाता है ना, आप इसी को प्लॉट कर दो, तो ये पॉइंट जो है वो 1 है और ये ऐसा जा रहा है, ये आपका पॉइंट 1 हो जाएगा, है ना, और 1 पे इसका वैल्यू क्या है, e है, ठीक है। तो आपने 0 to 1 में देख लिया इसको, ठीक है, ठीक है। अब आप x बिलोंग टू 1 से 2 में देखो, तो ये e⁻x/2 बन जाएगा, है ना। अब आप x = 1 पुट करो इसमें, तो आपको e/2 मिलेगा, ठीक है, ये 1 है, e/2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो e/2 कहीं यहाँ लाया करेगा, और 1 पे वैल्यू e/2 है, ठीक है। अच्छा, और 2 पे इसका वैल्यू क्या है, e² 2 है ना, e² 2। अब मुझे पता करना है कि e² 2 जो है वो y एक्सिस पे कहाँ लाया करेगा, ठीक है। तो e बड़ा है या e² 2 बड़ा है, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो तुम्हें पता ही है कि e² बड़ा होता है 2e से, है ना, तो e² 2 बड़ा होगा e से, तो e² 2 में मान लेता हूँ यहाँ कहीं है, तो वैल्यू 2 पे आ रहा था ना e² 2, ठीक है, और हॉलो आएगा, ध्यान रहे, ऐसा ग्राफ चला गया। अब आप देखो 2 से 3 में, 2 से 3 में देखोगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। अब आप 2 पे इसका वैल्यू देख लो, तो 2 पे है e² 3, है ना, एक सेकेंड रुकना, 2 पे है e² 3, ठीक है। तो e² 3 बड़ा है या e बड़ा है, ये हमें चेक करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो e², ये 3e तो बड़ा होता है e² से, क्योंकि e का वैल्यू 2.7 होता है, तो e² 3 इज़ लेस देन e, ठीक है। तो e² 3 का यहाँ आएगा,
तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये e²/3 है तो ठीक है। और 3 पे वैल्यू देखो तो e³/3, e³/3 बहुत ऊपर कहीं यहाँ आएगा आपके पास, ठीक है। e³/3 3 पे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप देखो पैटर्न नोटिस कर लो, अब आप ये ऐसा ही ग्राफ बनता रहेगा हर जगह, क्योंकि इसके बाद पॉइंट यहाँ आएगा वो और ऊपर जाएगा। तो ग्राफ से देखने को हमें पता चल रहा है कि y जो है 1 से चालू हो रहा है और इन्फिनिटी को जा रहा है। यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कुछ कुछ दिया है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता तो छोड़ देना, हालांकि आता है तो कर लो, ठीक है। तो y ये दे रखा है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन है, देखो इसका और इसका जो डिफरेंस है ना वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो x² + 5/9 है ना, ये क्या हो सकता है, -1 0 और 1 हो सकता है ना, क्योंकि डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स का, -1 से 1 के बीच में। तो इंटीग्रल वैल्यू ही लेगा, तो -1 0 या 1 लेगा, ठीक है। अब तुम देखो x² - 4/9 को ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² + 5/9 -1 का ये दिस थिंग। तो ये चीज़ x² + 5/9 -1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये भी तो होना चाहिए ना कि जो कॉस के अंदर है ये भी -1 0 या 1 होना चाहिए। अब इसको मैं ऐसा लिख दूँ, x² + 5/9 -1 को -1 0 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिला x² + 5/9 जो है वो 0 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन मेरे पास ये थी और एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। ये आया साइन इनवर्स को लेके और ये आया कॉस इनवर्स को लेके, तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप इंटरसेक्शन ले लो दोनों का। तो बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है कि x² + 5/9 का जो बॉक्स है वो हो क्या सकता है, 0 और 1 ही तो हो सकता है। इसका और इसका कॉमन सब ले लो, ठीक है। तो अब आप केस 1 ले लो कि x² + 5/9 0 के बराबर है। तो x² + 4/9 सॉरी -4/9 क्या हो जाएगा फिर, -1 के बराबर हो जाएगा ना। तो अब इसमें प्लग इन कर दो, तो साइन इनवर्स 0, क्योंकि आप इसको 0 मान रहे हो तो साइन इनवर्स में 0 जाएगा तो 0 आएगा y। और जब ये -1 होगा तो -1 पाई पे होता है, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, तो आप इसको पाई लिख सकते हो। केस 1 हो गया। केस 2 कि x² + 5/9 का जो बॉक्स है वो 1 हो जाए, तो x² - 4/9 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब आप इसमें रख दो, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। और अपना ये क्या बोलते हैं, कॉस इनवर्स 0 जो है वो भी π/2 होता है, तो π/2, तो ये भी पाई आ गया। तो बेसिकली ये बस इसका रेंज पाई ही होगा, ठीक है। इतना नोट कर लो।